नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। अभी तक हमने पढ़ा कि भारत में बहुमत के प्रकार किस प्रकार हैं, सरकार क्या है। आज हम उन्हीं विषयों की कड़ी में कुछ और चीज़ें जानेंगे, जैसे कोरम क्या है, इसके बाद कोरम के बाद अधिनियम या विधेयक क्या हैं, प्रस्तावना के बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे। तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे कोरम। कोरम क्या है? कोरम, ठीक। तो हम इसकी डिफिनेशन पहले लिखते हैं कोरम की। कोरम की डिफिनेशन लिखते हैं, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसके ना होने पर, जिसके ना होने पर किसी भी सदन की कार्यवाही, किसी भी सदन की कार्यवाही अवैध मानी जाती है, अवैध मानी जाती है। कोरम का मतलब है वह न्यूनतम संख्या जिसके ना होने पर किसी भी सदन की कार्यवाही अवैध मानी जाती है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि न्यूनतम संख्या क्या है और कितना होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो अब कोरम की न्यूनतम संख्या, कोरम की न्यूनतम संख्या, कोरम की न्यूनतम संख्या संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की न्यूनतम संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10 निर्धारित की गई है। जिसके आधार पर लोकसभा की बैठक संचालित करने के लिए कम से कम न्यूनतम संख्या 55 यानी 55 होनी चाहिए।
चाहिए, जबकि राज्यसभा की बैठक संचालन के लिए न्यूनतम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो हमने जाना कि कोरम की न्यूनतम संख्या क्या है। तो भारत के संविधान में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए जो कोरम की न्यूनतम संख्या है उसका निर्धारण 1/10 के आधार पर किया गया है, यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10 का निर्धारण किया है। उसके आधार पर देखो लोकसभा अपने यहाँ 543 है, ठीक, 545 है, दो जिसमें मतलब इंडियन वो क्या कहते हैं एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, 2 एंग्लो इंडियन के मतलब मनोनयन का प्रावधान था, तो उसको समाप्त कर दिया गया है, तो वो 245 है। तो उसके आधार पर लोकसभा की न्यूनतम जो संख्या है कोरम के लिए तो 55 निर्धारित की गई और राज्यसभा के लिए 25 यानी 25। तो हमने ये जान लिया कि कोरम क्या है। अब हम आगे जानेंगे विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है, दोनों में अंतर क्या है और कैसे समझेंगे। तो चलो हम देखते हैं आगे विधेयक और अधिनियम के बारे में समझते हैं। आइए समझते हैं विधेयक और अधिनियम। तो विधेयक के बारे में, विधेयक के बारे में सीधा सीधा लिखते हैं प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सदन में कोई भी कानून हमने बनाया या उसका कानून बनाने के लिए हमने मतलब सदन में किसी सदन में प्रस्ताव लाए। अब प्रस्ताव जब तक प्रस्तावित है यानी कि प्रस्ताव ले तो आए, अभी उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और जब तक कार्यवाही नहीं होगी या जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो जाएगा, जब तक प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित नहीं हो जाएगा बहुमत से, तब तक क्या कहेंगे, उसको विधेयक कहेंगे, क्योंकि वो प्रस्तावित है, उसमें अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। तो किसी भी प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। और यही अधिनियम। अब अधिनियम के बारे में जानते हैं। अधिनियम, अब देखो अधिनियम में क्या है, जब प्रस्ताव या फिर जब प्रस्ताव या कानून दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है,
कर दिया जाता है, कर दिया जाता है और उससे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो उसे अधिनियम कहते हैं। अधिनियम कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो चीज पहले में नहीं थी वो चीज इसमें है। मतलब ये हुआ कि जब कोई भी प्रस्ताव या कानून दोनों सदन में, यानी सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है बहुमत के साथ में, और उसे अंतिम रूप से राष्ट्रपति की सहमति प्रदान हो जाती है, ये मिल जाती है, तो उस अवस्था में वो कानून क्या हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। अभी तक तो जब तक कानून प्रस्तावित है या फिर जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता तब तक तो वो विधेयक रहता है। और जब दोनों सदनों में कानून को प्रस्तावित कर दिया था, पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति प्रदान हो जाती है, मिल जाती है, तो उस अवस्था में वह अधिनियम का रूप ले लेता है, यानी कि वो लागू हो जाता है। तो हमने ये जाना। अब हम जानेंगे कि प्रस्तावना के कुछ बारे में जानेंगे। प्रस्तावना की डिफिनेशन क्या है, प्रस्तावना के बारे में हम देखेंगे। तो चलो हम अगला हेडिंग लाते हैं, प्रस्तावना। यहाँ पे है प्रस्तावना। प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में हम जानेंगे लिखते हैं प्रस्तावना प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों एवं शासन प्रणाली के स्वरूप तथा संविधान लागू होने की
तिथि का उल्लेख, तिथि का उल्लेख उल्लेख होता है या किया जाता है? उल्लेख किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। तो प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से, जिसमें प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप के साथ साथ संविधान लागू होने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्रस्तावना सबसे पहले क्या है। तो भारत में इसको देख लिए होंगे, तो अब जानते हैं उद्देशिका। उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव। तो उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में लाया गया, जिसे जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, जिसे भारत के संविधान में प्रस्तावना की जगह रखा गया। यद्यपि इसके लिए उद्देशिका शब्द स्वीकार किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को
स्वीकार कर लिया गया और उसे भारत के संविधान में प्रस्तावना की जगह में रखा गया। जबकि यानी कि यद्यपि उद्देशिका शब्द का ही या ये उद्देशिका शब्द को ही संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो प्रस्तावना में जो शब्द है वो उद्देशिका शब्द के रूप में स्वीकार किया गया था, लेकिन उसको भारत के संविधान में प्रस्तावना की जगह पे शामिल किया गया। तो अब हम जानते हैं कि इसके प्रस्तावना में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अब हम इसको मिटाकर देखते हैं और आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यूपीएससी, एसएससी यानी कि मतलब सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं खुद से और पढ़िए आप आसानी से। सभी एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए जानते हैं प्रस्तावना में और प्रमुख बातें क्या हैं। प्रमुख बातें क्या हैं। अब हम इसको देखो 3 प्रकार से बांट देते हैं। इसका वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला वर्गीकरण क्या है? शासन शक्ति का स्रोत। दूसरा वर्गीकरण शासन शक्ति का स्वरूप और ये शासन शक्ति का उद्देश्य। शक्ति का उद्देश्य। तो देखो प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं। शासन शक्ति का स्रोत यानी शासन शक्ति का स्रोत क्या है, शासन का स्रोत क्या है। दूसरा शासन शक्ति का स्वरूप यानी शासन का स्वरूप क्या होगा और शासन का उद्देश्य क्या होगा। तो आइए जानते हैं शासन शक्ति का स्रोत। तो शासन शक्ति का स्रोत प्रस्तावना में जनता। शासन शक्ति का स्रोत जनता इसी प्रकार शासन शक्ति का स्वरूप, शासन शक्ति के स्वरूप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और गणराज्य।
गणराज्य। और यहाँ पे शासन शक्ति के उद्देश्य में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, 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 व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, एकता एवं अखंडता, एकता, अखंडता, और अंत में है बंधुता, बंधुता। तो शासन शक्ति का स्रोत हो गया जनता। शासन शक्ति का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। इसके बाद शासन शक्ति का उद्देश्य, शासन शक्ति के उद्देश्य में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता, इन चीज़ों का समागम किया गया। तो आगे हम सब एक सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि जनता क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है यानी समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतांत्रिक या गणराज्य क्या है। तो सब एक टॉपिक के बारे में, एक शब्द के बारे में हम आपको क्लियर करते चलेंगे। तो आप बिल्कुल से विचलित ना होइए कि आपको ऐसे ही बता दिया जाएगा। तो हर एक शब्द की डिफिनेशन आपको बताई जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो ठीक ठाक हो गया है और हम लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए अभी, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आराम से दिमाग में आएंगी और समझने में आसानी होगा। तो मेरे ख्याल से तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग सभी अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अपने ज्ञान के सागर में इस ज्ञान को भी समाहित करेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है और ज्ञानवर्धक होता है आपके लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि हमें क्या चीज़ सुधारने की आवश्यकता है या फिर क्या चीज़ें हमें और अपने स्टडी में लाने की ज़रूरत है। तो चलो आज की कक्षा में आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।